हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का जस्ट अफेयर चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सॉल्ट सेक्टर से संबंधित है। जी हाँ, सॉल्ट सेक्टर क्राइसिस हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, चलिए डिस्कशन करते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, फार्मर्स और जो वर्कर्स हैं सॉल्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं। क्यों डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इनकी जो सैलरी है और जो सोशल सिक्योरिटी नाम पे इनके साथ इनको जो प्राप्त होता है इंडस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, वो काफ़ी कुछ जो है वो रिक्वायरमेंट से बहुत ही कम है। तो अदर्स इंडस्ट्री में जो कुछ भी प्राप्त होता है लेबर्स को, वो सॉल्ट सेक्टर में कम देखने को मिलता है। इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। अगर हम बात करें सॉल्ट के प्रोडक्शन में इंडिया किस स्थान पे लाई करता है, तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट का यानी नमक का भारत। इसके बाद यूएस और चाइना के बाद प्रथम नंबर पे अमेरिका आता है एंड सेकंड नंबर पे जो है चाइना है एंड थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया आता है सॉल्ट प्रोडक्शन में। और अगर अपने राज्यों के बीच हम अगर कंपैरिजन करें तो हमारा जो गुजरात है वो 80% पूरे देश के प्रोडक्शन का अकेले हमारे गुजरात में नमक का उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पे हमारा तमिलनाडु है, तीसरे पे राजस्थान है, चौथे पे हमारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड हिमाचल प्रदेश में भी नमक का उत्पादन होता है। ये सभी मेजर नमक प्रोड्यूस करने वाले, सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले इंडिया के स्टेट हैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में, तो यहाँ पे सॉल्ट की हार्वेस्टिंग की जाती है, माइनिंग की जाती है। आप एक बात क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना, जब सॉल्ट आप पढ़ोगे तो यू विल थिंक कि सॉल्ट तो नमक का संबंध सीधा सीधा समुद्र से है, तो हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का समुद्र से कोई ताल्लुकात नहीं है। जबकि जो गुजरात है या तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं, महाराष्ट्र, ये सब वो राज्य जिनकी सीमाएं समुद्र से टच होती हैं। लेकिन जब मेजर प्रोड्यूसर स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का नाम आ रहा है, राजस्थान का नाम कर रहा है, जो कि एक लैंडलॉक स्टेट है, एक हिल स्टेट है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सॉल्ट हैं उनके क्या पाए जाते हैं, माइंस पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो सॉल्ट का प्रोड्यूशन होता है वो सोलर इवापोरेशन मेथड से होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें सी वाटर के अंदर कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि लाइक जो हमारे अदर्स जो सोर्सेस हैं, मेजर सोर्स हैं इंडिया में। अगर हम नमक की बात करें तो सी ब्रेन से हमें नमक प्राप्त होता है, लेक लेक जो होता है, झील जिसे कहते हैं, वहाँ से भी प्राप्त होता है एंड सब सॉइल रीजन से भी प्राप्त होता है, सब सॉइल ब्रेन जिसे कहते हैं, और रॉक से भी नमक प्राप्त होता है। कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम रॉक से सॉल्ट डिपॉजिट अगर है, वहाँ से अगर हम निकालते हैं तो वहाँ पे हम रूम एंड पिलर, राइट, रूम एंड पिलर्स, राइट, ये मेथड का उपयोग करते हैं। रूम एंड पिलर्स मेथड का उपयोग करके नमक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अगर सॉल्ट से बात कर रहे हैं तो। अगर हम जो है अगर हम इवापोरेशन के तौर पे या वैक्यूम वैक्यूम इवापोरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो है वैक्यूम पैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वैक्यूम इवापोरेशन कर रहे हैं तो वैक्यूम पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, वैक्यूम पेन्स, राइट। तो ये भी हमें जानना है। साइड बाय साइड हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा और, स्टेटस हमारा क्या है, किस लिस्ट में आता है, किसके क्षेत्र में आता है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें सेंटर के अधीन होती है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट के अधीन होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कनकरेंट में होती है। कितनी कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा सॉल्ट है वो 7 शेड्यूल के अंदर, यूनियन लिस्ट के 7 शेड्यूल के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सॉल्ट के लिए कानून बनाएगी। सॉल्ट जो है हमारा, सॉल्ट इंडस्ट्री कंसिडर किया जाता है। सॉल्ट इज़ व्हाट, सॉल्ट जो है एक इंडस्ट्री है हमारे यहाँ। तो इसके अंतर्गत कमिश्नर होते हैं हायर लेवल पे, जो कि सॉल्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से गाइड करते हैं। ये जो सॉल्ट इंडस्ट्री है वो आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके अंतर्गत आती है सॉल्ट इंडस्ट्री, जिसको लीड की जाती है सॉल्ट कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना यहीं से क्राइसिस है, लूप होल यहीं पे नज़र आता है, यहीं पे इश्यूज भी हैं। अब क्या इश्यूज हैं इसे देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्चुअली में कुछ जो लॉज थे, पुराने जो लॉ थे सॉल्ट को लेकर के, उसको ना डी लाइसेंस कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, सॉल्ट इंडस्ट्री अधिनियम 1996 से 97 के टाइम पीरियड में। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर से जो है हम देखेंगे अगर, तो डी लाइसेंस की थी सॉल्ट इंडस्ट्री को, कुछ लॉ को डिलीट करके, जो कि सेंट्रल एक्सरसाइज सॉल्ट एक्ट के तहत 1944 के अधिनियम के तहत थे। तो हम लोग अगर यहाँ पे डिस्कस करना चाहें फैक्ट्स, तो सॉल्ट इंडस्ट्री के जो नियम थे
एक्साइज वाला एक्साइज सॉल्ट एक्ट 1944 उसको हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया, वर्तमान समय में वो एग्जिस्ट नहीं करता। और 1996 1996 और 97 के टाइम में और भी डी लाइसेंस किए गए थे बहुत सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक जो मुद्दा निकल के सामने हमारे सामने आया है वो क्या है, वो मुद्दा है हमारा ISMA का। अब ये ISMA क्या है, दैट इज़ व्हाट इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, ठीक है। तो इनका डिमांड क्या है, इनका डिमांड है, ये मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, इनका डिमांड क्या है कि जो सॉल्ट इंडस्ट्री है इसको आप इंडस्ट्री से निकालिए। यानी कि आप समझिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो सॉल्ट इंडस्ट्री है आप इसको इंडस्ट्री से निकालो, आप इसको एग्रीकल्चर मानो। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं बल्कि इसे आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर लाइए। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है ना सॉल्ट, तो फिर जो लेबर्स हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। साइड बाय साइड जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपको एमएसपी एक मिलता है, एमएसपी राइट, आपको पता है एमएसपी दैट इज़ अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी के जो फ़ायदे हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉल्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो हमारे लोग हैं उनको ये फ़ायदा पहुँचेगा। तो जो आईएसएम है यानी कि इंडियन सॉल्ट जो हमारी एसोसिएशन है, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उनका सीधा सीधा ये मानना है कि सॉल्ट को इंडस्ट्री नहीं बल्कि आप एग्रीकल्चर मानिए, ये एक डिमांड है राइट। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और बाद बाकी किस लिस्ट में आता है ये हमने डिस्कस किया डिटेल से सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट से जुड़ी हुई सारी फैक्ट एंड फिगर हमारी यहाँ पे क्लियर होती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार यूपीएससी ने 2015 में सॉल्ट इंडस्ट्री से तो क्वेश्चन नहीं लेकिन जो है यहाँ पे सॉल्ट से क्वेश्चन किया था। और ये क्वेश्चन ये था कि फ्रीडम स्ट्रगल जब हमारा चल रहा था 1930s के टाइम में, तो जब सॉल्ट कानून का गांधी जी ने उल्लंघन किया था तो उसी टाइम पीरियड पे अगर हम देखें तंजौर कोस्ट जो है वहाँ पे किसने इस अधिनियम का उल्लंघन किया था। तो आपको याद होगा कि यहाँ पे आप देखोगे सी राजागोपालाचारी जो थे उन्होंने जो है तंजौर कोस्ट पे गांधी मार्च के जो दांडी मार्च है उसमें सॉल्ट के लिए जो सत्याग्रह चला था तो उसमें इन्होंने इस जगह पे जाकर के क्या किया था, इस अधिनियम का उल्लंघन किया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्ट से नहीं है लेकिन कैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन बने हैं सॉल्ट को लेकर के हमारा शुरू से क्या रहा है ये जानने की बहुत ज़रूरत है। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, और जो कि अपने आप में एक टाइगर रिजर्व है। थोड़ा सा पहले फैक्ट जान लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, फिर आर्टिकल डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है हमारा वो क्या है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1985 में यूनेस्को ने इसे अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर किया था। साइड बाय साइड ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि 2006 में डिक्लेयर किया गया था कि आज से काजीरंगा नेशनल पार्क ना केवल एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहेगी बल्कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वर्ल्ड का एकमात्र प्लेस है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड साइड बाय साइड यहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यूज़ है वो थोड़ा इन्वायरमेंट से संबंधित है, थोड़ा इन्वायरमेंट प्रेरित न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क में ऐसे बहुत सारे इन्वेसिव स्पेसिस आ चुके हैं जो थ्रेटनिंग क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे रहने वाले फ्लोरा को भी और फौना को भी, यानी जो एनिमल है उनको भी और जो प्लांट्स हैं उनको भी। अब सबसे पहली बात है हमें ये जानना है कि इन्वेसिव स्पेसिस क्या होते हैं। इन्वेसिव स्पेसिस वो होते हैं जो किसी दूसरे प्लेस से दूसरे प्लेस में वो ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं वाया कुछ मीन्स, जैसे कि कुछ सामान ही आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसी में वो आ जाते हैं। और उनके वहाँ आने से क्या होता है कि आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे जो भी फ्लोरा है या फोना है उनको वो खतरा क्रिएट कर देते हैं, है ना, उनको ये डेंजरस कंडीशन में डाल देते हैं। तो वैसे स्पेसिस को कहते हैं इन्वेसिव स्पेसिस। ये स्पेस आप अपने तो ग्रो करते हैं लेकिन जो सराउंडिंग है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे भारत के अंदर काफ़ी फेमस आपने सुना होगा जैसे कि जो पैर्थियम है, पैर्थियम ये एक वीट के लिए बहुत ही खतरा माना जाता है। एक प्लांट है जो वीट प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ उसके लिए बहुत खतरनाक ये प्लांट माना जाता है। ये भारत का खुद का प्लांट नहीं है, ये अमेरिका से हमारे यहाँ आया है। अमेरिका से हमारे यहाँ इंपोर्ट के ड्यूरेशन में 1950s के टाइम में आया है और हमारे गेहूँ के लिए थ्रेटनिंग कंडीशन है। इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो जो न्यूज़ में रहती है और जो काजीरंगा से संबंधित भी है वो है आपका लांटाना, राइट। ये एक तरह का प्लांट है, लांटाना कैमरा इसे बोलते हैं। तो ये जो है
एक तरह का प्लांट है जो कि बेसिकली साउथ अमेरिका से आया है। साउथ अमेरिका से ये ब्रिटेन गया, ब्रिटेन से हमारे यहाँ आ गया और ये हमारे टाइगर रिज़र्व के जितने भी वन हैं, चाहे वो हमारा जो हमारा वेस्टर्न घाट हो या हमारा हिमालयन प्रदेश हो, यहाँ पे जो हमारा या फिर जो हमारा गिर का जो प्रदेश है जहाँ पे टाइगर रिज़र्व्स हैं, राइट? तो टाइगर्स वाले रिज़र्व्स में इवन वेस्टर्न घाट में, हिमालयन क्षेत्र में 40% हमारे जो फॉरेस्ट रिज़र्व्स वगैरह हैं, जहाँ पे एनिमल या बायोडाइवर्सिटी के लिए हमने जो ज़ोन क्रिएट करके रखा है, वहाँ पे ये प्लांट पाए जाते हैं और ये थ्रेटनिंग कंडीशन क्रिएट करते हैं। एक तरह का ये इन्वेसिव स्पेसीज़ है, राइट? अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत तरह के इन्वेसिव स्पेसीज़ हैं जो मैं यहाँ पे आपके लिए ना एक्यूमुलेट की हूँ। एज़ सच नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट एक बार नाम थोड़ा-सा देख सकते हैं। मे बी कभी ऐसा किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में काम आ जाए, किसी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में काम आ जाए, तो एक बार देखा जा सकता है, बट एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जब इतनी बात हमने कर ली है तो हम ये समझ रहे हैं कि एक स्पेसिस जो है बाहर से आकर के हमारे लोकल जो फ्लोरा है या फ़ौना है उनको क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। तो क्या हम इसे हम वैनिश कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या है, कुछ नियम है। तो देखिए, आपको पता है कि इन्वेसिव स्पीशीज़ हो या व्हाटएवर, है तो वो प्लांट ही, और हमारे यहाँ अगर कोई प्लांट है या अगर एनिमल है तो उसके लिए हमारे पास प्रोटेक्शन लॉ है। हम ऐसे ही उसे क्या कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन जो है हमें लेनी पड़ती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। एंड उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि उसको किस तरह से हटाया जाए, कटिंग की जाए, उसकी सैसिंग की जाए, ठीक है, या अपरूट किया जाए, ग्रेडिंग किया जाए। ये डिस्कस किया जाता है कि किस तरह के अप्रोच को अपनाया जाए ताकि उस स्पेसिस को भी पूरी तरह से ख़त्म ना कर दें। हालाँकि वो इन्वेसिव स्पेसीज़ है, लेकिन है तो स्पेसिस इसी वर्ल्ड की, तो इसीलिए। चलिए, बात कर लेते हैं कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी यहाँ पे काफ़ी न्यूज़ में रही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे। फास्ट चार्जिंग सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में। देखो, बैटरी से संबंधित चीज़ें आप याद रखो, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ज़माना है, क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, बार बार न्यूज़ में भी रहता है। तो आप ये मत सोचिए कि वो बैटरी पे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है? तो बैटरी से क्वेश्चन बनेगा, आपको याद रखना है। जो रिसर्चर है हमारे IISc के, इन्होंने न्यूली एक फाइंड आउट किया है एक तरह की डिवाइस, जिससे वो जो सॉलिड स्टेट बैटरी है हमारा, वो ज़्यादा अच्छे से हम उसको प्रोड्यूस कर पाएँगे, काम कर पाएगा वो। तो इसके लिए उन्होंने न्यू अप्रोच अपनाया है, जो कि फ़ास्ट जो है डिस्चार्ज और चार्ज कर सकेगी हमारी बैटरी है, उसकी जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो एनहांस हो सकेगी। टाइम लगता है बैटरी चार्ज होने में, इस वजह से लोग जो है थोड़ा रिलक्टेंट रहते हैं कि बैटरी वाले सिस्टम पे ना जाएँ, और दूसरा सेफ्टी का भी कंसर्न होता है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल के जगह पे हम यहाँ कुछ और यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल बैटरी हमारा यूज़ होता है। और हम यहाँ पे देखेंगे, जो अभी IISc ने फाइंड आउट किया है, उन्होंने फाइंड आउट किया है नैनोस्कोपिक एक मेटल फाइंड आउट किया है, जो कि एक तरह से आप समझिए जिस पे टंगस्टन का एक लेयर लगाया जाएगा, और उसके बाद इससे बैटरी का परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। टंगस्टन तो आपको पता ही होगा, तो टंगस्टन का लेयर यूज़ किया जाएगा नैनोस्कोपिक मेटल के ऊपर, और उसके बाद इसका उपयोग किया जाएगा बैटरी में। आज के डेट में जो कन्वेंशनल बैटरी हमारा है, जिसे हम बहुत दिनों से यूज़ करते जा रहे हैं, लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी में यूज़ होता है लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, है ना? इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो लिक्विड स्टेट में होती है, और इसमें होता क्या है, आप देखो आज के डेट में जो ये मोबाइल होती है ना, चार्ज करो वो बहुत गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। अच्छी-अच्छी जो एंड्रॉइड फ़ोन की जो है वो भी वो गर्म हो जाते हैं। तो उसके पीछे क्या है, क्योंकि उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे एक तो हॉट हो जाता है, फ्लेमेबल है वो, ठीक है? तो बैटरी चलती अच्छी है, काफ़ी अच्छा एफिशिएंसी रहता है, बट ये हीटिंग इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, और समटाइम्स जो है बैटरी में फायर भी हो जाती है, ये भी आप देखे हो। तो इस चीज़ को रिप्लेस करेगा। देखो, मोबाइल में तो फिर भी जो है अभी तक देखा जा रहा था, यूज़ हो रहा था, बट अगर अगर मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो एक तो कन्वर्जन हो रहा है और साइड बाय साइड ऐसा हीटिंग हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें बैटरी पे वर्क करना पड़ेगा, यानी हीटिंग इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने लिक्विड स्टेट में जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा लिथियम आयन का है, उसको रिप्लेस करके हमने सेरेमिक जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, मैंने लिक्विड स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना चाह रहे हैं। लिथियम आयन बैटरी को रिप्लेस करेगा। देखो, इससे बहुत फ़ायदा भी होगा। इससे चाइना का जो डोमेन है ना, ये बैटरी के सेक्टर में, वो भी डिक्लाइन होगा। तो धीरे-धीरे सभी कंट्री कुछ ना कुछ R&D करेंगी ही करेंगे, जिससे हमारा जो व्हीकल्स है वो स्मूथली चल सके। सेकेंडली, केरला ने इंट्रोड्यूस किया है अपना
स्टेट वर्ड लिस्ट, राइट। तो रीजनल स्टेट वर्ड लिस्ट केरला ने डिक्लेयर किया है। इसको हम देख लेते हैं एक बार। ये केरला का अपने आप में फर्स्ट स्टेट है ऐसा केरला जिन्होंने रीजनल स्पेसिफिक एक रेड लिस्ट जारी किया है बर्ड्स का, कि कौन कौन से पक्षी केरला में अब रेड लिस्ट में हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि रेड लिस्ट जो होता है वो IUCN हमारी डिक्लेयर करती है, बट IUCN के गाइडलाइंस के आधार पर ही केरला ने इस तरह की 5 माइन क्राइटेरिया को मानते हुए एक तरह की लिस्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने EX EW को इन्होंने एग्जेंट कंडीशन में रखा है कि वो एकदम से ख़त्म हो रहे हैं। थ्रेटनिंग कंडीशन में जिनको रखा है CR है, EN, और वल्नरेबल जिनकी लिस्टिंग की गई है। एंड जो लिस्ट कंसर्न है उनका एंटी है, और दूसरा क्या है हमारा LC है। तो ये है एक तरह का। एंड साइड बाय साइड हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो IUCN की रेड लिस्ट है, ठीक है, तो उनके जो इंडिकेटर्स हैं उसी को यूज़ किया गया है केरल के द्वारा। यानी कहने का मतलब आप समझिए, आपको कुछ याद नहीं रखना है विशेष तौर पे। UN का जो गाइडलाइंस है, IUCN का जो गाइडलाइंस है उसी को फॉलो किया जाता है पूरे भारतवर्ष के द्वारा। बट केरल ने अपने राज्य के लिए IUCN के ही पाथ पे चलते हुए अपने राज्य की लिस्ट जारी की है वर्ड्स जो कि डेंजर कंडीशन में है। पर्सनालिटी इन न्यूज़ में आप अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सुने होंगे, अभी हाल फिलहाल में ही मृत्यु हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे वेंकटरमन कृष्ण मूर्ति जी की। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म 1925 में हुआ था। और इन्हें किस लिए जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ PSUs के नाम से। इंडिया में जो PSUs डेवलप्ड हुए हैं, है ना, उन उनका फादर माना जाता है वेंकटरमन कृष्ण मूर्ति को। एंड सेकेंडली आप यहाँ पे एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये एक और नाम से प्रसिद्ध है जिनका नाम है टर्न अराउंड मैन। टर्न अराउंड मैन का नाम भी इन्हें दिया गया है। और अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो ये रहे हैं प्रोजेक्ट इंचार्ज बहुत सारे चीज़ों में। स्पेसिफिकली प्लानिंग कमीशन जो हमारा है 1954 में, प्लानिंग कमीशन जो है हमारा, उसके ये इंचार्ज भी रह चुके हैं, प्रोजेक्ट इंचार्ज, पावर प्रोजेक्ट इंचार्ज। सेकेंडली ये फाउंडिंग चेयरपर्सन रह चुके हैं जो है मूर्ति उद्योग के। आपको पता होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में इस उद्योग का मारुति उद्योग का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत के अंदर, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हेड रह चुके हैं आपके भेल के, है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के भी ये हेड रह चुके हैं। साइड बाय साइड ये जो हमारी सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके भी ये हेड रह चुके हैं। एंड अगर हम बात करें इनको क्या क्या प्राइज़ मिला हुआ है इनके जीवन काल में, तो पद्म विभूषण से इन्हें जो है सम्मानित किया गया था, पद्मा भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया, और पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। लीडरशिप के क्षेत्र में इनकी काफ़ी भूमिका रही है, हार्ड वर्किंग पर्सन रहे, और काफ़ी ज़्यादा विजनरीज इनका रहा है, डेप्थ विजनरीज रहे हैं, लॉन्ग लॉन्ग विज़न है इनका, तभी इतनी चीज़ों को ये मैनेज कर पाएँ। तो दीज आर दी थिंग्स जो हमें पता होना चाहिए कृष्णमूर्ति के बारे में, राइट। तो ये था हमारा आज का छोटा सा डिस्कशन। और करना क्या है आपको गाइस, डू लाइक शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।